मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अवक्रय आदि के विषयभूत पदार्थ क्या है? सूत्र नंबर 16। बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवाणाम सीत्राणाम। इसका क्या अर्थ है? बहुविध क्षिप्राणि श्रुता नियुक्त ध्रुवाणाम। बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त ध्रुव तथा सीत्राणाम अपने प्रतिपक्षी एक एक विध अक्षिप्र निश्रित उक्त और अध्रुव इन भेदों सहित 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह या आदि ज्ञान होता है। अब हम लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे कि ये क्या आपने कह दिया। बहुविध ये क्या है? बहु मतलब एक जाति की बहुत सी वस्तुओं को बहु कहते हैं। कैसे? जैसे गोदाम में क्या भरा हुआ है? गेहूं के बोरे रखे हुए हैं और अलमारियां में साड़ियां रखी हुई हैं अलग अलग तरह की। हॉल में महिलाएं बैठी हुई हैं, तिजोरी में हीरे रखे हैं। तो बहु मतलब बहुत सारे। बहुविध क्या होता है? अनेक जाति के बहुत से पदार्थों को एक साथ जानना बहुविध है। जैसे वन कहने से अनेक प्रकार के वृक्ष जीव जंतु आदि का ग्रहण होता है। वन में तो बहुत सारे जीव जंतु वृक्ष पाए जाते हैं। जब हनुमान जी को कहा गया था ये जड़ी बूटी ला देने की, तो वो पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। तो क्या होता है? वहां अनेक तरह की जीव जंतु वृक्ष सबका ग्रहण करना बहुविध। सेना कहने से 7 प्रकार की सेना के अनेक वाहन सैनिक आदि ग्रहण होते हैं। तो बहुविध मतलब अनेक जाति। आप लोग राइस खाते हो, कितने तरह की जाति रहती है। किसी को गोविंदो भोग पसंद है, किसी को कामनी चावल पसंद है, किसी को बासमती पसंद है, अलग अलग तरह की। बहुविध। अब एक एक माने एक जाति की एक वस्तु को, जैसे कि एक मनुष्य, एक शेर, एक घड़ी, एक पेन, इस तरह से एक। और एक विध एक प्रकार की वस्तु का ज्ञान एक विध है। जैसे एक सदृश पुरुषों का ज्ञान, एक सदृश। तो एक विध माने एक जैसे। क्षिप्र शीघ्र गति से चलने वाले पदार्थों को क्षिप्र कहते हैं। जैसे तेजी से चलता हुआ जल प्रवाह, चलती हुई ट्रेन और चलती बस या एरोप्लेन, ये बहुत हाई स्पीड से चलती है। अक्षिप्र क्या होता है? जो मंद गति से, स्लो मूविंग, मंद गति से चलने वाले पदार्थों को अक्षिप्र कहते हैं। सबसे ज्यादा स्लो कौन होता है? कछुआ, टॉर्टाइस। धीरे चलता हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ घोड़ा, मनुष्य, चींटी। तो चींटी, कछुआ, ये सब क्या है? अक्षिप्र है, बहुत धीरे गति से चलते हैं। अनिश्रित छिपे हुए अप्रकट पदार्थों को अनिश्रित कहते हैं। उसे जानना अनिश्रित ज्ञान है। अथवा वस्तु के एक भाग को देखकर पूरी वस्तुओं को जान लेना अनिश्रित है। जैसे कि हाथी की सूंड किसी ने देखी और कहा हाथी है, तो हमने उसकी सूंड को देख के संपूर्ण हाथी को जान लिया, ये अनिश्रित है। मंदिर का शिखर देख करके जान लेना यहाँ जिन मंदिर है। निश्रित
प्रकट पदार्थों को निश्रित कहते हैं। जैसे सामने खड़ा हुआ हाथी संपूर्ण रूप से सामने ही वह खड़ा है, पूरा मंदिर देख लिया और कहा हम मंदिर आ गए, तो यह है निश्रित। तो हमने क्या पढ़ा? बहु बहुविध, एक एकविध, क्षिप्र अक्षिप्र, क्षिप्र माने तेज, अक्षिप्र माने स्लो, अनिश्रित छुपा हुआ थोड़ा सा, हाथी का सूंड देख करके हाथ, और निश्रित माने संपूर्ण एक संग देख लेना। अनुक्त, जो पदार्थ बिना कहे अभिप्राय से समझा जाता है उसे अनुक्त कहते हैं। जैसे हाथ के इशारे से मैंने ऐसे कहा, सर रुको अभी रुको, सिर के इशारे से आप क्या करते हो, जिनवानी पढ़ रहे हो, कोई आके के आपसे कहा कि ये जिनवानी एक्स्ट्रा रखी है मैं ले लूं, तो मैं ऐसे करती हूँ, यस यू कैन टेक। तो मैंने क्या किया, सिर का इशारा किया। तो सिर के इशारे से हाँ या ना, ये तो हम बहुत करते हैं माला फेरते समय। कोई भी आके कुछ पूछे तो माला में तो ध्यान कम रहता है, उसको ज्यादा बताते हैं, हाँ ना सब कुछ हमारा चलता है। कैंची चाहिए तो ऐसे कर देते हैं, कंघा चाहिए तो ऐसे कर देते हैं, टाइम पूछनी है तो ऐसे कर देते हैं। ये सब क्या है? अनुक्त, जो पदार्थ बिना कहे अभिप्राय से समझा जाता है, तो अभिप्राय इस तरह से इशारा कर देते हैं। उक्त क्या है? शब्द द्वारा कहने पर ही जानना। जैसे यह घर है, यह कैंची है, ये टाइम देने वाली घड़ी है। ध्रुव, बहुत काल तक जैसे का तैसा निश्चल या पर्वत वगैरह स्थिर पदार्थों को जानना ध्रुव ज्ञान है। पहाड़ क्या है, पर्वत क्या है, बहुत काल तक स्थिर रहते हैं। समेत शिखर के पहाड़ी पे आप 20 साल पहले गए थे और अभी फिर जाते हो तो क्या लगता है, स्थिर है वो। नंदीश्वर द्वीप है, सुमेरु द्वीप है, सुमेरु पर्वत जो है वह भी स्थिर है, नंदीश्वर द्वीप भी स्थिर। अध्रुव क्या है? चंचल बिजली वगैरह को जानना अध्रुव है, अथवा अस्थिर पदार्थों को अध्रुव कहते हैं। जैसे आकाश, नगर, इंद्रधनुष, सागर की लहरें, ये क्या है? चंचल है। तो अब हम यह समझे कि अवग्रह है। पहले हम कल पढ़े थे 15 नंबर सूत्र में अवग्रह, इह, अवाय और धारणा। तो अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ कैसे जाने जाते हैं? बहु बहुविध, क्षिप्राणि श्वेतानुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। बहु से, बहुविध से, एक एक विधि, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रित निश्रित, अनुक्त उक्त और ध्रुव अध्रुव। अब बहु आदि कितने विशेषण है? अर्थस्य, इतना छोटा है श्लोक, 17 नंबर का। अर्थस्य, चक्षु आदि इंद्रियों का विषय अर्थ कहलाता है। और ये बहु बहुविधि आदि भी पदार्थ के हैं, अर्थात बहु आदि विशेषणों से युक्त पदार्थ के ही अविक्रय आदि ज्ञान होता है। किसको अविक्रय होता है, किसको अवाय होता है? तो बहु आदि विशेषण से युक्त पदार्थ के ही अवग्रह आदि ज्ञान होते हैं। अर्थात बहु बहुत से पदार्थ, बहुविधि बहुत प्रकार के पदार्थ। बहुविध मतलब समझाया था ना, आपकी अलमारी में बहुत तरह की साड़ियां हैं, कॉटन की भी है, सुपरनेट की भी है, जॉर्जेट की भी है। देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटी। और बहु मतलब बहुत सारी। इस तरह 12 भेद पदार्थ के विशेषण है। अर्थस्य, चक्षु आदि इंद्रियों का विषय अर्थ कहलाता है। ठीक है। अब अवग्रह ज्ञान में क्या विशेषता है? व्यंजनस्यावग्रह मतलब अस्पष्ट शब्द वगैरह पदार्थ का अवग्रह केवल अवग्रह ज्ञान होता है, यह अवाय धारणा नहीं होती है। क्या? अव्यक्त शब्दादि के समूह को व्यंजन कहते हैं, उसका अवग्रह ही होता है, इर्यादिक नहीं होता। कैसे? जो अस्पष्ट है वो आएगा इस कैटेगरी में, और जो स्पष्ट है उसका यह अवाय और धारणा यहाँ पे नहीं होगा, अवग्रह नहीं होगा उसका। तो अर्थावग्रह क्या होता है?
स्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। जो एकदम स्पष्ट है, क्लीन है, उस स्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं, और अस्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। 18 नंबर का स्तोत्र में क्या बोलता है? व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजनस्य अस्पष्ट शब्द, अस्पष्ट जो शब्द है उनके पदार्थों का अवग्रह केवल अवग्रह ज्ञान भी होता है, यह अवाय और धारणा नहीं होती है। अब आप एग्जाम्पल से समझो। जैसे कान में एक हल्की सी आवाज का मामूली सा भान होकर रह गया, एक हल्की सी आवाज आई और रह गया, इसके बाद फिर कुछ भी नहीं जान पड़ा कि क्या था, किसकी आवाज थी। हमें थोड़ी सी सुनाई तो दी, लेकिन बाद में कुछ पता नहीं चला। ऐसी अवस्था में केवल व्यंजनावग्रह होकर रह जाता है, परंतु धीरे धीरे यह आवाज यदि स्पष्ट हो जाती है तो व्यंजनावग्रह के बाद अर्थावग्रह और फिर यह आदि ज्ञान होता है। लेकिन हल्की सी आवाज सुन के रह गई तो वो व्यंजनावग्रह होकर के खत्म। इसलिए अस्पष्ट पदार्थों का केवल अवग्रह ही होता है और स्पष्ट पदार्थों के चारों ज्ञान होते हैं। तो हमने ये समझा कि अस्पष्ट पदार्थों का एक ही होगा, व्यंजनावग्रह, और जो स्पष्ट पदार्थ है उसके चारों प्रकार के ज्ञान होंगे। जैसे माटी का नया सिकोरा है, जल के 2-3 कण के सींचने पर गीला नहीं होता। आप किसी माटी के सिकोरे पे कभी चाय पीते हो तो उसे धोते हो तो थोड़ा सा पानी डाला, लेकिन वह गीला नहीं होता। पुनः पुनः सींचने पर वो धीरे धीरे गीला हो जाता है। इसी प्रकार श्रोतादि इंद्रियों के द्वारा किए गए शब्दादि रूप उद्गल स्कंध 2-3 समय में व्यक्त नहीं होते, पुनः पुनः ग्रहण होने पर वे व्यक्त हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि व्यक्त ग्रहण के पहले पहले व्यंजनावग्रह होता है और व्यक्त ग्रहण का नाम अर्थावग्रह है। यही कारण है कि अव्यक्त ग्रहण पूर्वक इरादिक नहीं होते। इसका मतलब बस आप इतना समझो, जो अस्पष्ट है उसका व्यंजनावग्रह होता है, आगे का इहा अवाय धारणा ये सब नहीं होता है। हल्का सा कुछ आवाज आया, सुन के रह गए, आगे कुछ नहीं पता चला क्या हुआ नहीं हुआ, तो ये व्यंजनावग्रह है। नेक्स्ट, व्यंजनावग्रह की क्या विशेषता है? न चक्षुरिंद्रियाभ्याम, इसका मतलब है व्यंजनावग्रह नेत्र और मन से नहीं होता, शेष 4 इंद्रियों से ही होता है। न चक्षुरिंद्रियाभ्याम मतलब चक्षु इंद्रियों से नहीं होता, तो किनसे होता है? हमारे पास तो 5 इंद्रिय है, तो चक्षु के अलावा कर्ण, रसना, स्पर्श, घ्राण, इनसे होता है। अब हम समझेंगे मति ज्ञान के कितने भेद है। मति ज्ञान के 336 भेद है। अवग्रह, यह अवाय धारणा, ये 4 मति ज्ञान 12 प्रकारों के पदार्थों में होता है। क्या? 4 मति ज्ञान 12 प्रकार के पदार्थों में होता है। अब हम आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे होता है। बारह प्रकार के पदार्थों का अवग्रह होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 12। 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह हुआ, फिर 12 प्रकार के पदार्थों का इहा हुआ, फिर 12 प्रकार के पदार्थों का अवाय हुआ, फिर 12 प्रकार के पदार्थों का धारणा हुआ। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 48। 12 + 12 + 12 + 12 48। अब आप बोलोगी क्या आपने अंक गणित पढ़ाना शुरू कर दिया? देखिए, हमने क्या पढ़ा था? अवग्रह या अवाय और धारणा, ये 4 मति ज्ञान, ये 4 मति ज्ञान 12 प्रकार के पदार्थों में होता है।
अब आप बोलोगे ये 12 पदार्थ कौन से हैं? ये तो हमने अभी पढ़ा ना। क्या पढ़ा? बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। बहु बहुविध, एक एक विध, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रित निश्रित, अनुप उप, ध्रुव और अध्रुव, ये 12 प्रकार के पदार्थ हुए। अब 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह होगा, 12 प्रकार के पदार्थों का इहा होगा। ये 12 क्या है? अवग्रह है। ये क्या है? इहा है। ये क्या है? अवाय, अवाय, और ये है धारणा। ये हो गया 48। अब मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन से होता है, तो 48 प्रकार का मति ज्ञान, 48 प्रकार का मति ज्ञान स्पर्शन इंद्रियों से, 48 प्रकार का मति ज्ञान रसना इंद्री से, 48 प्रकार का मति ज्ञान घ्राण इंद्री से, और 48 प्रकार का मति ज्ञान चक्षु इंद्री से, 48 प्रकार का मति ज्ञान कर्ण इंद्री से, और 48 प्रकार का मति ज्ञान मन इंद्री से। इन सबको जोड़ने पर अवग्रह के 288 भेद आते हैं। अब आप बोलोगे कि 288 कैसे हुआ, हमें समझाइए। 48 इंटू 6 इज इक्वल टू 8 288। 48 इंटू 6 288 हो गए। अब ये आप बोलोगे ये 6 क्या है? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन, ये हुआ 6। दिस 6 कौन से? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन। दिस 48 इंटू दिस 6 इज इक्वल टू 288। 12 अवग्रह, 12 यह, 12 वाय, 12 धारणा, चारों को जोड़ा 48 आया। अब इनको इंटू किया, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन, 1 2 3 4 5 6, 48 इंटू 6 इक्वल टू 288। तो इन सबको जोड़ने पर अर्थावग्रह के 288 भेद होते हैं। किसके? अर्थावग्रह के। ये सब समझ में आ गया? अब आगे बढ़ेंगे। अर्थावग्रह के भेद पढ़ लिया। अब व्यंजनावग्रह, ये 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह चक्षु और मन को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों से होता है। क्या होता है इसमें? चक्षु और मन को छोड़ दीजिए। छह पढ़ा था ना, 5 इंद्रिय और एक मन। तो यहाँ पे क्या लेना है हमें? यहाँ पे 4 ही लेना है, 2 को नहीं लेना है। 12 प्रकार के पदार्थ तो 12 ही रहेंगे। पदार्थ कितने रहेंगे? 12 ही रहेंगे। और इनको हम 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह स्पर्श इंद्री से। तो अब अभी फिर लिखते हैं। 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह स्पर्श इंद्री से। ये 12 है। 12
12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह स्पर्शन इंद्रिय से। स्पर्शन। फिर 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनाग्रह रसना इंद्रिय से। फिर 12 प्रकार के व्यंजनावग्रह घ्राण इंद्रिय से। फिर 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह कर्ण इंद्रिय से। अब इनको आप जोड़ लो, कितना आया? 48। तो पहले हमने कितना किया था? 288 प्लस 48 करते हैं हम लोग, तो आ गया 336। अब ये 336 कैसे आया? कैसे आया 336? हम लोग जब से क्या पढ़े थे, इसको एक शॉर्ट में पढ़ते हैं। 4 into 12 into 6 इज इक्वल टू 288, जो हम लोग इसके पहले वाले स्क्रीन बोर्ड में पढ़े थे। अब यहाँ पे हम लोग 12 into 4 इज इक्वल टू 48 पढ़े, तो 48 प्लस 288 इज इक्वल टू 336। अब ये बोलोगे आप ये क्या है, तो ये 4 मति ज्ञान, 12 प्रकार के पदार्थ और 5 इंद्रिय और 1 मन, 6 हो गया, इज इक्वल टू 288। अब यहाँ पे जो 12 प्रकार के स्पर्शन, 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह इंटू 4 इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण और कर्ण, 48 हो गया। तो मति ज्ञान के 336 भेद हो गए। 48 प्लस 288 336। कितने भेद हो गए? 336। किसके? मति ज्ञान के। अब पूछते हैं शुद्ध ज्ञान का स्वरूप और भेद। मति ज्ञान के बारे में बहुत कुछ जान लिया, इसका भेद क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसको कैसे जानते हैं, क्या क्या पदार्थ है, सब कुछ समझ लिया। अब क्या, ज्ञान तो 5 है ना, मति मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम, तो हम लोग मति ज्ञान समझ लिए। अब हम समझेंगे शुद्ध ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान क्या है? इन आज का तो हमारा समय हो चुका। शुद्ध ज्ञान हम कल समझेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोलो वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की जय।